डॉक्टर साहब, आपसे अगर 80 सालों का सफ़र पूछूं और आगे कैसे बढ़ना है, तो आप कैसे समराइज़ करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, सबसे पहले तो जैसे कि सब जानते हैं कि इस्लामाबाद समेत पूरे मुल्क में जश्न आज़ादी के हवाले से तकरीबात का आगाज़ हो चुका है और मार्का हक़ के हवाले से जो यहाँ पे एक मॉन्यूमेंट जो है इस्लामाबाद में तमीर किया गया है, आज उसका इफ्तिताह भी है और एक बहुत बड़ी तकरीब वहाँ पे मुनक़्क़द होने जा रही है। इसी तरह आप देखते हैं कि 13 अगस्त को पाकिस्तान के हर शहर में बड़े जोश व खरोश के साथ नौजवान, बुज़ुर्ग, बच्चे, ख़वातीन अपने मुल्क की आज़ादी के दिन को बड़े जोश और जज्बे के साथ मनाने के लिए सड़कों पे आते हैं और फिर ये सिलसिला कल शाम तक जारी रहता है। इसमें कई सरकारी, निजी, हर तरह की तकरीबात जो है वो होती हैं। तो मैं भी कौम को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद सबसे पहले दूँगा आपके प्रोग्राम और आपके चैनल की वसातत से। मलिक साहब, जो आपने गुफ्तगू की वो बहुत ही मैं समझता हूँ कि मुनासिब और वक्त की ज़रूरत है कि आज जो पाकिस्तान के बानी हैं हज़रत कायद-ए-आज़म, उन्होंने एक सोच और फ़िक्र के तहत एक डिमांड जो हज़रत अल्लामा इकबाल का ख्वाब था कि मुसलमानों के लिए एक अलग रियासत होनी चाहिए जिसमें वो अपने मज़हब, अपने अकायद, अपनी तहज़ीब व तमद्दुन के हवाले से अपनी एक आज़ादाना ज़िंदगी गुजार सकें और उसके बाद वो तमाम वैल्यूज़ जो हमारे मज़हब में हैं, हमारे तहज़ीब व तमद्दुन में हैं, और उसके बाद ज़ाहिर है पाकिस्तान को चलाने के लिए जो मुख्तलिफ़ अदवार में आइन बनते रहे, फिर जो है इस वक्त हमारा जो मुत्तफ़िका आइन है 1973 का, वो मार्ज़ वजूद में आया। तो उसके तहत ये ज़िंदगी जो है बड़े आज़ादाना तरीके से गुजारी जा सके और तरक्की की वो तमाम मनाज़िल जो इकबाल ने एक शाहीन का कॉन्सेप्ट दिया, खुदी का कॉन्सेप्ट दिया, उसके हवाले से कौम में वो जोश और जज्बा बरकरार रहे और हम वो तामीर व तरक्की के मनाज़िल तय करते रहें। अब जो आपका सवाल है ये बड़ा मैं समझता हूँ कि बड़ी लंबी इस पर बात हो सकती है, लेकिन मुख्तसर मैं ये अर्ज़ करूँगा कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद ही कुछ मामलात ऐसे यहाँ पर शुरू हो गए कि जिसकी वजह से हम आज जिस जगह में होना चाहिए था वहाँ पे नहीं है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि वक्त के साथ साथ जो इर्तिका का अमल बेहतरी और तामीर व तरक्की का होना चाहिए था, उसको अगर देखा जाए तो हमारे मसाइल में इजाफ़ा हुआ है और आज जो हैं चैलेंजेस वो पहले से भी ज़्यादा हैं। अब इस पे हमें गौर करना पड़ेगा कि इसमें कौन से ऐसे अवामिल हैं, उसमें किन किन का कितना किरदार है। मुल्क में माशाअल्लाह लगते रहे ऐसे लोग आए जिन्होंने आइन को तोड़ा, और उसके बाद अगर सियासी हवाले से सियासी जमातों के किरदार को देखें तो हम लोगों ने मुख्तलिफ़ अदवार में, ज़ाहिर है अब 1 साल और गुजरेगा तो 80 साल हो जाएंगे, क्या लोगों से वादे किए, क्या हमने लोगों को मंशूर दिए। मैं तमाम पिछले अदवार की बात रख के सब तमाम ने जमातों के कोताहियाँ हवाले से की, कर रहा हूँ। लेकिन अब डॉक्टर साहब, अगर यहाँ से आगे बढ़ना है तो कौन सी चीज़ दुरुस्त करनी चाहिए? सर, इसमें हमें अपनी प्रायोरिटी दुरुस्त करनी पड़ेगी। प्रायोरिटी होनी क्या चाहिए? सब नारा तो लगाते हैं कि सबसे पहले पाकिस्तान, लेकिन अमली तौर पे हमें जब सबसे पहले पाकिस्तान को दिल और दिमाग में बसाना पड़ेगा, अपने इख्तलाफात को पसे पुश डालना पड़ेगा और उसके साथ साथ एक दूसरे के सियासी नज़रियात को और सियासी वजूद को बर्दाश्त करना पड़ेगा और उसे बर्दाश्त करते हुए आगे बढ़ना होगा। और अगर हमने अपनी अना और अपने जो खौल के अंदर हम अगर जिस तरह छुप के कोई फ़ैसले करते हैं, उन्हें पसे पुश डालना होगा। पाकिस्तान आज भी, मैं बड़े दावे और बड़ी यकीन से आपको ये बात कह सकता हूँ कि दुनिया के पेशतर ममालिक हमने देखे हैं, पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने जो नेमतें, जो वसाइल दिए हैं और जो अज़ीम कौम दी है, यही हमारे बहन भाई पाकिस्तानी नौजवान दुनिया भर में जाके दुनिया के हर मुल्क में बेहतरीन काम कर रहे हैं। किस किस शोबे में, मैं लंबी बात नहीं करूँगा, हर शोबे में। वो यहाँ क्यों नहीं कर सकते? इन्हें हमें वो फील्ड देनी होगी जो यानी जहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ भी हो, जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हों, और वो फ़िज़ा अगर हम यहाँ पे कायम कर सकें तो ये कौम इस मुल्क की तकदीर बदलने की पूरी सलाहियत वो रखती जो है। ज़रा मेरा नम बड़ा है, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी, वो ज़रा नम करने की ज़रूरत है, वो ज़रा बिल्कुल नम हम दे नहीं बिल्कुल, सके। आपने मेरी सारी गुफ्तगू को एक जुमले में समो दिया, बप्पी साहब से लेकिन बिल्कुल मिलते ठीक हैं। कहा आपने। डॉक्टर साहब, एक मेरी राय है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान में जिसके पास जो ऑफिस है, आप वज़ीर हैं तो आप उस वज़ीर का काम अगर ईमानदारी से करें, मैं जर्नलिज्म हूँ तो एज ए जर्नलिस्ट मैं अपना काम ईमानदारी से करूँ। जिन्होंने जिस ऑफिस का हल्फ उठाया है उस ऑफिस का सिर्फ काम अपना सही करें, पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। यहाँ चीफ जस्टिस अगर वो हॉस्पिटल की वेस्ट ठीक करने चले जाएगा, कोई फ़ौजी मार्शल्ला लगा के वो जमहूरियत ठीक करने बताएगा कि मैं ज़्यादा डेमोक्रेट हूँ, ये जो
पार्लियामेंट के अंदर बैठे 350 हैं, ये जमहूरियत पसंद नहीं है। तो फिर तो पाकिस्तान का जो हाल होना था वही हमारे सामने है ना पाकिस्तान। मलिक साहब देखें, मैं इसकी मिसाल हमेशा किसी भी मशीन के, और मिसाल के तौर पे आप गाड़ी के इंजन से ले लें, उसमें कई बड़े पुर्जे होते हैं, कई बहुत छोटे पुर्जे होते हैं। अगर छोटा पुर्जा भी उस इंजन में ख़राब हो तो ना वो इंजन चल सकता है ना गाड़ी चल सकती है। इसी तरह जिस तरह आपने कहा कि यहाँ पे हर शहरी जो है वो एक डिफरेंट पोजीशन पे है, कोई पोजीशन बड़ी है, कोई छोटी है, कोई कम अहमियत की हामिल है, कोई बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है, लेकिन ये तमाम पुर्जे जब तक मिल के काम नहीं करेंगे मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। और एहसास ज़िम्मेदारी के साथ सेनेटर साहब ने इस माशरे में और पाकिस्तान की क्यों हम वहाँ तक नहीं बढ़ सके, मुख्तलिफ़ खामियों की और कोताहियों की निशानदेही की। इसमें कोई शक नहीं है कि कमज़ोरियाँ भी हैं, कोताहियाँ भी हैं, लेकिन यहाँ से आगे बढ़ने का रास्ता बिल्कुल यही है कि हम जिस जिस जगह पे हैं वहाँ भी हम डट जाएं कि हमने इस मुल्क के लिए मेहनत करनी है, अपना काम ठीक करना शुरू अपना काम ठीक करना शुरू दूसरे के काम में तो बाद में उंगली उठाएं। यूँ उंगली उठाना बहुत आसान है, पूरी पहले अपना काम ठीक करें, पूरी ईमानदारी से करें, इस लगन के साथ करें। देखें, जो हमारे माशरे के अंदर बुराइयाँ हैं ना, मैं इसको किसी नेगेटिव साइड पे ना ले जाइएगा, दुनिया के पेशतर ममालिक में है। अब करप्शन की बात होती है, किस मुल्क में करप्शन नहीं है? ये नहीं है कि यहाँ पे सबसे बड़ी वजह जो है वो करप्शन है पाकिस्तान के अंदर। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरफ आपने इशारा किया है, यहाँ पे हमें एक बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि राइट पर्सन हैज़ द राइट जॉब। अगर ठीक आदमी अपनी सही जगह के ऊपर हों और वो प्लेस करके उसके बाद उनसे काम लिया जाए तो कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान को कोई भी अब बैरूनी ताकत, हमारे दुश्मन हमें तरक्की करने से नहीं रोक सकते। मैंने एक जिक्र किया जैसे करप्शन का, दूसरे ममालिक में अगर आप देखें, मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे ममालिक में पाकिस्तान से भी शायद ज़्यादा शरह हो करप्शन की, लेकिन वो नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। वहाँ भी आपको कौमियत नज़र आएगी, जहाँ उन्हें ये होगा कि हमारे मुल्क की सालमियत, इसकी तरक्की, इसकी खुशहाली, इसकी मैशत, इसके ऊपर मेरे किसी फेल से कोई आँच आ सकती है, दे विल नेवर कंप्रोमाइज़। तो ये जो कौमियत का एक तस्वर है ना। और फिर उसके बाद मैं ये कहूँगा कि हमें ये भी देखना है कि जब मेरे और आपके ज़माने तालिब इल्मी का दौर था, उस वक्त हमारा निसाब क्या था, हमें मुल्क के साथ मोहब्बत, इस सिस्टम को कैसे हमने आगे लेके चलना है, हम क्या पढ़ते थे, आजकल के बच्चे क्या पढ़ रहे हैं। ये वो चीज़ें हैं जिन पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। बच्चों को कौमियत सिखाना, नौजवानों को इस मुल्क के साथ जोड़ना, अटैच करना, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि जिन चैलेंजेस का शिकार आज की नौजवान नस्ल है, उन्हें दूर करना भी ज़िम्मेदारी है उन लोगों की जो ज़िम्मेदारान हैं, चाहे सूबों में हैं, चाहे मरकज़ में हैं। तो मैं ये अपनी ज़िम्मेदारी को सामने रख के ये बात कह रहा हूँ कि ये हमारी ज़िम्मेदारी है। सर, कायदे-ए-आज़म के जो अक़वाल हैं ना, वो आप हमें पढ़ा दें, याद करवा दें पूरी कौम को पाकिस्तान, और उस पर अमल करना शुरू कर दें। अगर कायदे-ए-आज़म ने कहा कि यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क, यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स, ये कायदे-ए-आज़म ने कहा है ना, हम उस पर अमल नहीं करते, उस पर अमल करना शुरू कर दें, पाकिस्तान ठीक होना शुरू हो जाएगा। और आप ये देखें कि जैसे आपने कहा कि ज़रा नम हो तो बड़ी ज़रखेज़ है ये मिट्टी सा की, किस दौर में हज़रत अल्लामा इकबाल ने कहा। अभी आजकल के चैलेंजेस तो नहीं उन्हें अंदाज़ा था कि 100 साल बाद ये होगा, लेकिन उसके बावजूद एक सोच थी, एक फ़िक्र थी, और उन हस्तियों की एक विज़न थी। इसी तरह आप हज़रत कायद-ए-आज़म के अक़वाल उठा के देखें जो आप फरमा रहे हैं, उन्होंने ऐसी ऐसी बातें की जो बिल्कुल लगता है कि जैसे आज का दौर उनके सामने हो। उन चैलेंजेस को सामने रख के आप उन अक़वाल को देखें, हर चीज़ का सोल्यूशन आपको मिलेगा। उन्होंने कायद-ए-आज़म ने क्या बोला था कि हम सिविलियंस पॉलिसी बनाएंगे, यही बोला था ना। ये एक बेसिक प्रिंसिपल है जो आप पूरे मुल्क का निज़ाम वज़ा कर देता है। चैलेंजेस की तरफ वकील साहब इशारा कर रहे हैं, वो चैलेंजेस की तरफ नज़र हमारी रहनी चाहिए। डॉक्टर साहब, चैलेंजेस ये हैं, मुल्क के अंदर पोलराइजेशन जो है पिछले 25-30 सालों में हमने ऐसी आसमान पे पहुँचाई है कि खौफ आता है। बप्पी साहब जिन खदशात का इजहार कर रहे हैं, अल्लाह रहम करे, अल्लाह पाकिस्तान को हमेशा ताक़यामत कायम रखे, लेकिन कभी चैलेंजेस से आंखें बंद नहीं करनी चाहिए, उसको एड्रेस करना चाहिए सही अकल के साथ, हिकमत के साथ, डंडे के साथ नहीं। बिल्कुल ये बात ठीक है जी। और अब ज़रा बराह रास्त जो उन्होंने बातें की हैं, ज़रा उस पर आ जाते हैं। देखिए, इसमें सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी किसकी है? ये तो ख्वाहिशात है ना हमारी, साहब सबकी हैं, मेरी, आपकी, बप्पी साहब की, जो मैंने कहा कि चैलेंजेस ख़त्म होने चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ आने चाहिए, मौक़े आने चाहिए, वो फ़िज़ा यहाँ पे ऐसी खुशगवार, हमवार और अपॉर्चुनिटीज़ उसकी ज़मीन होनी चाहिए नौजवानों के लिए, हम सब के लिए। लेकिन उसके लिए अब ज़िम्मेदारी किसकी है? ज़िम्मेदारी है इस वक्त मुल्क में मौजूद सियासी जमातों की, पॉलिटिकल लीडरशिप की।
और उसमें मैं ये कहूँगा कि अपना हमने सियासी टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है वो हरारत पकड़ चुका है, उस हरारत को कम करने की ज़रूरत है। और सियासी जमातों को ये समझने की ज़रूरत है कि जो ये आप गिला करते हैं, कोई कहता है जी सियासी जो स्पेस है वो कहता है कम हो रही है, कोई कहता है जी ज़्यादा हो गई है, सुकड़ गई है, इसका ज़िम्मेदार कौन है? यानी हमने आपस में लड़ लड़ के, ये आज की बात नहीं है, इमरान खान साहब इक़्तिदार में थे, आज हम कोई सियासी बात नहीं करेंगे, पीछे चले जाएं, पीछे चले जाएं, उससे पीछे चले जाएं, किसने ज़्यादा इस आग में पेट्रोल डाला, किसने कम डाला, उसकी भी बात छोड़ दें। लेकिन सियासी जमातों और पॉलिटिकल लीडरशिप को ये गौर करना पड़ेगा कि हमारे कौन कौन से ऐसे एक्शंस थे, किस तरह हमने एक अदम बर्दाश्त की फ़िज़ा कायम की इस मुल्क में, और उसकी वजह से फिर आप आज गिला कर रहे हैं जनाब कि पॉलिटिकल स्पेस जब अयूब खान ने टेक ओवर किया उस वक्त किस इमरान खान या नवाज शरीफ ने हालात ख़राब किए थे? ये मैं तो आज की बात कर रहा हूँ, वो तो हिस्ट्री तो ज़ाहिर है, मैंने बताया कि उसमें बहुत सारे मद्देनज़र आए हैं। मैंने कहा अब यहाँ से अगर दुरुस्त करना है तो फिर हम यही बात कर सकते हैं ना कि पिछले 10 साल में 15 साल में क्या हुआ और अगले 10 से 15 साल में हमने क्या अचीव करना है। उसके लिए ये ज़रूरी है कि हम उस पॉलिटिकल फ़िज़ा को नॉर्मलाइज करें, मुल्क को प्रायोरिटी दें, इक़्तिदार सर एक वो जस्टिस साहब थे, वो नज़रिया ज़रूरत वाले जस्टिस मुनीर, अगर वो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जज ही बनते, नज़रिया ज़रूरत ईजाद ना करते, अपने हल्फ की पासदारी करते, जनरल अयूब वो काम ना करते, वो भी अपने हल्फ की पासदारी करते। और मैं ये सेम प्रिंसिपल चाहता हूँ आज मेरे और आप पे, बपी साहब पे भी अप्लाई हो, तो हम आगे बढ़ने के लिए रास्ता आज भी खोल सकते हैं। रास्ता खोलने पे तैयार नहीं है हम लोग, असल में अपना काम असल बात यही है जो आपने की है ना। कि दूसरी बात यह है मलिक साहब कि हमारी जो प्रायोरिटीज़ हैं, इस बात पे मैं बपी साहब से बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ कि हमारी प्रायोरिटीज़ जो हैं वो ज़ातियात पे चली गई हैं। हर बंदे की प्रायोरिटी जो है ना वो सियासतदान है, वो फ़लाँ है, फ़लाँ है, फ़लाँ है। जब तक उसकी पहली प्रायोरिटी पाकिस्तान नहीं होगी, जो बात मैंने इससे पहले की है, नारे लगाने से नहीं, अमली तौर पे। और यकीन करें कि प्रायोरिटी जब पाकिस्तान होगी तो फिर आपके सारे मसाइल हल होंगे। ये सिंगापुर की एक प्राइम मिनिस्टर थी, उनके हवाले से ये बड़ा मशहूर उनका कौल है कि जिस दिन मैं प्राइम मिनिस्टर बनी उस रात मैंने फ़ैसला करना था कि मैं अपने आप को बनाऊंगी या मैं मुल्क को बनाऊंगी, और सुबह तक मैं फ़ैसला कर चुकी थी कि मैंने सिंगापुर को बनाना है। और आज देखें वो मुल्क कहाँ है। तो हमारे यहाँ ऐसा कोई एक प्राइम मिनिस्टर नहीं आया जिसने रात को फैसला किया हो कि मैंने पाकिस्तान बनाना। मलेशिया देखें, और जैसे ही मलेशिया का नाम आता है दूसरा नाम डॉक्टर महातिर मोहम्मद का आ जाता है। तो ये प्रायोरिटीज़ होती हैं, हमें इस प्रायोरिटी को सेट करना होगा। और आज भी वक्त नहीं गया